दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने पाकिस्तान के जो बुनियादी मसाइल हैं उनके बारे में डिटेल में गुफ्तगू की थी और मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हमारी पेनफुल और दर्दनाक सिचुएशन के बारे में बताया था। एज प्रॉमिस आज की वीडियो में हम लोग इन डिटेल एंड इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे इन प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के हवाले से। आप यूं समझ लें कि ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट होगा जिसको अगर हमारी सरकार, हमारी गवर्नमेंट और हमारी आवाम ने समझ लिया और फॉलो कर लिया तो जो हम लोग अंधेरों में डूबे हुए हैं, जो हमारी इतनी बुरी हालत है, ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी और हम लोग बड़े फख्र से कह सकेंगे कि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर नहीं, तरक्की याफ्ता मुल्क है। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है पाकिस्तान 2.0। मेरे साथ बन रही है और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। ली कुआन यू सिंगापुर के पहले प्राइम मिनिस्टर थे और मॉडर्न दुनिया के कामयाब तरीन पॉलिटिकल लीडर्स में इनका नाम आता है। इन्होंने सिंगल हैंडेडली एक दलदल नुमा मुल्क सिंगापुर को दुनिया का मॉडर्न तरीन मुल्क बना दिया। इंसानी तारीख में सिंगापुर शायद वो वाहिद मुल्क है जिसने सिर्फ एक जनरेशन के अंदर थर्ड वर्ल्ड से फर्स्ट वर्ल्ड का सफर तय किया। इस तरक्की और कामयाबी का क्रेडिट जाता है सिर्फ ली कुआन यू और उनकी विजनरी लीडरशिप के हिस्से में। ली कुआन यू की कामयाबी के पीछे ही हमारे मुल्क के बुरे हालात की वजह छुपी हुई है और वो है लीडरशिप। कामयाब मुल्कों की सबसे बड़ी वजह यह है कि वहां की अवाम रिफॉर्मर्स को सपोर्ट करती है, फ्रेश लीडर्स को वोट देती है और जो परफॉर्म नहीं करता उनको हर 4 से 5 साल बाद उठा के बाहर फेंक देती है। इसकी आपको दुनिया में बहुत सी मिसालें मिल जाएंगी, जैसे कि डेंग जियाओपिंग इन चाइना, मार्गरेट थैचर इन ब्रिटेन, किम डे जंग इन साउथ कोरिया एंड रोनाल्ड रेगन इन यूएसए। ये सब वो लीडर हैं जो अपने पहले ही टर्म के अंदर मुल्क में बड़ी तब्दीलियां लेकर आए और अवाम के मसाइल हल किए। वो कौमें जो बार बार एक ही तरह की लीडरशिप को वोट देती रहती हैं, सपोर्ट करती रहती हैं, जैसे कि हमने 1990 से 2018 तक किया, उनका वही हाल होता है जो आज पाकिस्तान का हो रहा है। एक और बड़ी वजह पाकिस्तान जैसे मुल्कों की बैकवर्डनेस की है कि हमारे लोग नारेबाजी, जज्बात और झूठे वादों में बह जाते हैं, जबकि जो कामयाब मुल्कों की आवाम होती है वो ऐसे लीडर्स को इलेक्ट करते हैं जो ना सिर्फ पॉपुलर होते हैं बल्कि उनका इकोनॉमिक रिफॉर्म एजेंडा भी बड़ा ही क्लियर और स्ट्रांग होता है। इसकी भी आप कुछ मिसालें देख लें। जुल्फिकार अली भुट्टो कहने को बड़े पॉपुलर लीडर थे, अवाम के दिलों में रहते थे। अवाम भी उनके नारे ताकत का सरचश्मा अवाम है, रोटी कपड़ा और मकान में फंस गए और अपना वजीर आजम बना लिया और हुआ क्या, एक इकोनॉमिक डिजास्टर। इसी तरह 2002 में वेनेजुएला के लोगों ने हुगो चावेज को इलेक्ट किया एज अ पॉपुलर लीडर और हुआ क्या, अनदर इकोनॉमिक डिजास्टर। इन मिसालों से साबित होता है कि लीडरशिप ही मुल्क को बनाती है और लीडरशिप को बनाती है अवाम। तहकीक ने यह बात बार बार साबित की है कि मुल्क को वैसे ही लीडर मिलते हैं जैसे उसकी अवाम होती है। अगर अवाम शऊर और बेदारी से काम ले तो शायद हमारे लीडर्स भी सही हो जाएं। लिहाजा दोस्तों हमारे मसाइल का सबसे पहला हल यह है कि हमने मजीद हीरो वर्शिप नहीं करनी, अपने हुक्मरानों और पॉलिटिशियंस पर अंधा एतमाद नहीं करना, अपने कातिलों को अपने कंधों पर नहीं बिठाना। देखिए दोस्तों, हीरो वर्शिप जो है वो आइडल वर्शिप से बहुत डेंजरस है। उसकी वजह यह है कि जब आप किसी मूर्ति की पूजा करते हैं, जब आइडल वर्शिप करते हैं तो वो पैसिव होती है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जब आप हीरो वर्शिप करते हैं, किसी इंसान की पूजा करते हैं और वो आपके लिए कुल कायनात होता है, तो वो आपको मैनिपुलेट कर सकता है, आपको हरास कर सकता है, आपको ब्लैकमेल कर सकता है। इसी चक्कर में हमारी आवाम फंस जाती है। लिहाजा जात पात और बरादरी की बेसिस पर वोट नहीं देना, जो आपकी लाइकिंग है उसकी बेसिस पे लोगों को इलेक्ट नहीं करना। जिनको आपके बाप दादा इलेक्ट करते आए हैं, वोट देते आए हैं, उनके मैनिफेस्टो को समझे बगैर और उनकी दयानतदारी को मापे बगैर, मेजर किए बगैर लोगों को आपने अपना रूलर नहीं बनाना। क्राइटेरिया हमारा सिर्फ एक होगा और वो ये कि जो परफॉर्म करेगा उसको सरकार मिलेगी, वो गवर्नमेंट में रहेगा, और जो नहीं परफॉर्म करेगा उसको इलेक्शन के जरिए, उसको वोट के जरिए हम लोग उठा के बाहर फेंक देंगे। मुल्कों के लिए उनकी पॉपुलेशन यानी कि आबादी एक बहुत बड़ा चैलेंज भी हो सकती है और एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी। अगर आप मेरी नजर से देखें तो जो पाकिस्तान की 220 मिलियन की आवाम है, जो 22 करोड़ लोग हैं, वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान की 2/3 यानी कि 2/3 पॉपुलेशन 30 साल से कम उम्र है। इसका मतलब यह है कि हमारे मुल्क में 146 मिलियन यानी कि 14.5 करोड़ जवान लोग हैं। पूरे यूरोप में कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं जिसकी टोटल पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो। ये जवान लोग हमारा सबसे बड़ा असासा है, लेकिन परेशानी की बात यह है कि पूरे मुल्क में कोई भी एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम नहीं है जो इन लोगों को ह्यूमन कैपिटल में बदल सके। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है दोस्तों वो स्किल्स, नॉलेज और एक्सपीरियंस
जो किसी भी शख्स के पास मौजूद होता है, जिसको यूज करके वो इकोनॉमी में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकता है। इसकी मिसाल आप कुछ यूं समझ लें कि अक्सर लोग बहस करते हैं कि अमेरिका सुपर पावर इसलिए है क्योंकि उसकी फौज बहुत स्ट्रांग है, वो एक न्यूक्लियर पावर है, उसके इंस्टीट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, उसकी डेमोक्रेसी बहुत तगड़ी है। पर अगर आप मुझसे पूछें तो अमेरिका के पास सबसे बड़ा हथियार जो उसको सुपर पावर बनाता है वो है H1B वीजा। इस वीजे के थ्रू यूएसए पूरी दुनिया के बेहतरीन दिमाग, बेहतरीन ह्यूमन कैपिटल को इकट्ठा करता है और उन्हें बेहतरीन नौकरियां, पैसे और लाइफस्टाइल देकर अपने मुल्क का हिस्सा बना लेता है। रिजल्टेंटली ये लोग अपने काम से अमेरिका को ग्रेट बना देते हैं। इस मिसाल से आपको बखूबी अंदाजा हो गया होगा कि ह्यूमन कैपिटल का होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पाकिस्तान को अपना ह्यूमन कैपिटल बढ़ाने के लिए मेरी कुछ रिकमेंडेशंस ये हैं। सबसे पहले तो हमें अपने फर्टिलिटी रेट को कम करना होगा। इस बात को आप पॉपुलेशन वाली बात से कंफ्यूज ना कीजिएगा। उसके बाद हमें अपने लोगों पर इन्वेस्ट करना होगा, स्पेशली एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में। और तीसरे नंबर पर हमें बचपन से ही बच्चों की डेवलपमेंट पर बहुत ही ज्यादा तवज्जो देनी होगी। पाकिस्तान का खित्ते में सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट है, ये बात आपको इस ग्राफ से भी नजर आ रही होगी। पाकिस्तान में ऑन एवरेज एक माँ 3.72 बच्चे पैदा करती है, जबकि बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल और साउथ एशिया में ये एवरेज बहुत ही ज्यादा कम है। ज्यादा बच्चे पैदा करने से काफी मसाइल पैदा होते हैं, जैसे कि खवातीन लेबर फोर्स का हिस्सा नहीं बन पाती। जो बच्चे पैदा होते हैं उनके पास इनफ खुराक मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से स्टंटेड ग्रोथ का प्रॉब्लम होता है। और जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सरकार के पास इतने वसाइल नहीं होते कि उनको नौकरियां और जिंदगी की बेसिक फैसिलिटीज दे पाए। मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना की तरह वन चाइल्ड पॉलिसी पर आ जाएं, पर 3.72 से अगर हम एक पॉइंट भी कम कर लें तो हमारे हालात बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। मैं यहां पे एक डिस्क्लेमर देता चलूं कि मजहबी इंतहा पसंदों की बातों में आके अपनी फैमिली का, अपने बच्चों के फ्यूचर का डिसीजन ना लें। अपनी फैमिली की इकोनॉमी को देखते हुए अपने बच्चों की प्लानिंग करें। इसके बाद बात आती है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल की, स्पेशली इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर, जिसके लिए मेरी कुछ रिकमेंडेशंस ये हैं। हेल्थ सेक्टर एक्सपेंडिचर शुड इंक्रीज फ्रॉम 1.1% टू एटलीस्ट 4% ऑफ जीडीपी। ऐसा करने से आपके पास अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे हॉस्पिटल्स और अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिलना शुरू हो जाएंगी। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के भी हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। जब आप हेल्थ सेक्टर पर इन्वेस्ट करेंगे तो डॉक्टर्स का ब्रेन ड्रेन रोकने के लिए उनकी सैलरी में भी 1 से 2 गुना इजाफा करना होगा। ये शायद आपको ज्यादा लगे, लेकिन सेहत के सारे निजाम की बुनियाद डॉक्टर ही है। अगर डॉक्टर्स तनख्वाहें कम होने की वजह से मुल्क छोड़कर चले जाएंगे तो सिस्टम चलेगा कैसे? हेल्थ के साथ एजुकेशन सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। एक होगी स्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप स्कूल्स के निजाम को बेहतर करेंगे, स्कूल्स की तादाद को बढ़ाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे और लड़कियों के स्कूल ज्यादा से ज्यादा खोलेंगे। और दूसरी होगी एकेडमिक इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप कोर्स वर्क को रिवैम्प करेंगे, बेहतरीन और क्वालिफाइड टीचर्स हायर करेंगे, रट्टे का निजाम खत्म करेंगे, एग्जामिनेशंस का तरीकेकार बदलेंगे, छोटी क्लासेस से ही साइंस और टेक्नोलॉजी पर खूब तवज्जो देंगे, बच्चों की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करेंगे, रैशनैलिटी ऑफ थॉट को प्रमोट करेंगे, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल लर्निंग देंगे, बचपन से ही सोसाइटल एथिक्स और मॉरल वैल्यू सिखाएंगे, मुल्क का निजाम कैसे चलता है उसकी समझ देंगे बच्चों को, और स्कूल लेवल पर ही जिंदगी गुजारने का प्रैक्टिकल कोड ऑफ कंडक्ट देंगे। अब दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तान के टैक्सेशन सिस्टम के हवाले से। ये बहुत ही ब्रॉड और एक्सटेंसिव टॉपिक है जिसके ऊपर दर्जनों वीडियो बन सकती हैं। पाकिस्तान के टैक्स के खसारे को पूरा करने के लिए मेरी कुछ रिकमेंडेशंस हैं और वो हैं ये। टैक्स टू जीडीपी रेशो को 9.5% से बढ़ाकर 15 से 20% के दरमियान लेकर जाना होगा। ऐसा करने से ही हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर और सस्टेन कर पाएंगे। ऐसा करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस की बजाय डायरेक्ट टैक्स पर फोकस करना होगा। लोगों की तनख्वाहों से टैक्स तो कट जाता है, लेकिन अमीर लोग डायरेक्ट टैक्स से बच जाते हैं। इस तरह के टैक्स के मसाइल हल करने के लिए एक हाई लेवल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का कयाम होना चाहिए, जैसे कि इंडिया में जीएसटी काउंसिल मौजूद होती है। पाकिस्तान में फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन मौजूद है, लेकिन ये इदारा इतना कामयाब नहीं है। पाकिस्तान की 25 से 30% इकोनॉमी इनफॉर्मल और अनडॉक्यूमेंटेड है, जैसे कि ब्यूटी पार्लर्स, नाई की दुकानें, बेकरीज, दूध दही की शॉप्स और छोटे रिटेलर्स। इस सारे इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल करें, डॉक्यूमेंट करें और टैक्स नेट में शामिल करें। सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को भी टैक्स किया जाए। बहुत सारे लोग काम कुछ और करते हैं और अपनी इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम दिखा के टैक्स से बच जाते हैं। एग्रीकल्चर बहुत ही बड़ा पार्ट है हमारी इकोनॉमी का, लिहाजा इसको टैक्स करना भी बहुत जरूरी है। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टैक्स एजुकेशन को मैंडेटरी किया जाए फ्रॉम प्राइमरी ऑल द वे टिल हाई स्कूल एंड इवन एट यूनिवर्सिटी लेवल। हम सब लोगों को बचपन से ही मालूम होना चाहिए कि एक टैक्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है मुल्क को चलाने के लिए,
ताकि हम बड़े होकर अपने टैक्स रिटर्न्स को फाइल करें और टैक्सेस रेगुलरली दें। पाकिस्तान की यंग आबादी को जॉब्स की सख्त जरूरत है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए हमें हर साल 20 से 25 लाख नई जॉब्स क्रिएट करने की जरूरत है। इसमें गवर्नमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स को रिलीफ प्रोवाइड करे, बेनिफिट्स दे, इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करे और टैक्स हॉलीडेज दे। देखिए दोस्तों, किसी भी मुल्क की कामयाबी में, इकोनॉमिक प्रोग्रेस में एंटरप्रेन्योर्स का बहुत ही बड़ा हाथ होता है। ये बात मैंने अपनी वीडियो व्हाई ज्यूज आर सक्सेसफुल में भी बहुत ही डिटेल में कवर की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक 85 लाख की आबादी का मुल्क इजराइल, वहां पर 6000 से ज्यादा स्टार्टअप्स मौजूद हैं, और पाकिस्तान जिसकी आबादी 220 मिलियन यानी कि 22 करोड़ है, वहां पे सिर्फ 200 के करीब स्टार्टअप्स हैं। ये बहुत ही मेजर रीजन है पाकिस्तान के स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ की। पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करने के लिए मेरी कुछ रिकमेंडेशंस ये हैं। इसके लिए सबसे पहले गवर्नमेंट को टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और सस्ता करने की जरूरत है। इंटरनेट, लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स को भी सब्सिडाइज करने की जरूरत है, ताकि ना सिर्फ लोग इसको आसानी से एक्सेस कर पाएं, बल्कि हम अपने मुल्क में टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स भी क्रिएट कर सकें, जिस तरह इंडिया ने बेंगलुरु में किया है। दूसरे नंबर पे है टैक्स रिलीफ फॉर ऑल न्यू स्टार्टअप्स। आईटी के स्टार्टअप्स में गवर्नमेंट ऑलरेडी कुछ रिलीफ देती है, बट दिस शुड बी अक्रॉस द बोर्ड। लो इंटरेस्ट पर कर्जे मिलने चाहिए एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि वो अपना बिजनेस सही तरीके से एस्टैब्लिश कर सकें और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकें। इस कर्जे की एक्सेसिबिलिटी भी आसान होनी चाहिए विद मिनिमल पेपर वर्क एंड रेड टेप। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने अपने मुल्क में कल्चर ऑफ फेलियर को प्रमोट करना है। जब तक हम अपने मुल्क में फेलियर को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, एक्नॉलेज नहीं करेंगे, सेलिब्रेट नहीं करेंगे, और हमारे मामे, चाचे, ताए, खालाएं हमें फेल होने पर हमारा मजाक उड़ाना नहीं छोड़ेंगे, तब तक मार्क माय वर्ड्स, हम कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे इंटेलेक्चुअली एंड इकोनॉमिकली। देयरफॉर हमारा जो नेशनल मंत्र होना चाहिए, जो स्लोगन होना चाहिए, वो ये कि फेल फास्ट एंड फेल फॉरवर्ड। मुल्कों की कामयाबी के पीछे उनकी ज्योग्राफी का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। अफगानिस्तान कुछ भी कर ले, पर वो रहेगा लैंड लॉक कंट्री ही। इसी तरह थाईलैंड हर साल 8 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी बीचेस और लोकेशन की वजह से। पाकिस्तान वो खुशकिस्मत मुल्क है विच इज ब्लेस्ड विद एन अमेजिंग ज्योग्राफी। हमारे पास पहाड़, दरिया, समंदर, रेगिस्तान, 4 सीजन्स एंड अनबिलीवेबल कोस्ट लाइन है। ये हमारी गवर्नमेंट्स की शदीद नाअहली है कि इन सब जगहों को अपने फायदे के लिए और टूरिज्म के लिए हम कभी भी प्रमोट नहीं कर सके। इजिप्ट यानी मिस्र जैसा मुल्क हजारों साल पहले बने पिरामिड्स की बेसिस पर आज तक अरबों डॉलर कमाता है। वजह यह है कि वो अपने आप को मार्केट करना जानते हैं। पाकिस्तान टूरिज्म को प्रमोट करके सालाना तकरीबन 25 से 30 अरब डॉलर कमा सकता है। जस्ट इमेजिन, इतने सारे डॉलर जब इकोनॉमी में आएंगे तो हमारे मुआशी हालात कितने जबरदस्त और बेहतर हो जाएंगे। पाकिस्तान में टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए मेरी बहुत ही सॉलिड रिकमेंडेशंस ये हैं। सबसे पहले तो दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान बदल चुका है, अब हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ज्यादा बेहतर है। ऐसे वी विल स्टार्ट विनिंग द ट्रस्ट ऑफ फॉरेनर्स, क्योंकि टूरिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिक्योरिटी सिचुएशन। अब सवाल यह आता है कि ये दुनिया को बताना कैसे है, तो इसका बेहतरीन तरीका है थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स। एक नेशनल लेवल स्ट्रैटेजी बनाए, मार्केटिंग प्लान बनाए और इसकी भरपूर ब्रीफिंग दे अपने एम्बेसडर्स और कॉन्सल जनरल्स को। ना सिर्फ ब्रीफिंग, बल्कि प्राइम मिनिस्टर खुद और फॉरेन मिनिस्टर इन कॉन्सल जनरल्स को, इन एम्बेसडर्स को, इन डिप्लोमेट्स को टारगेट दे अपनी कंट्री ऑफ पोस्टिंग के हिसाब से कि आपने जिस कंट्री में भी आप पोस्टेड हैं वहां से इतने लोग टूरिज्म के पर्पस के लिए पाकिस्तान भेजने हैं। ये कोई इतनी अनहोनी बात नहीं है। मैंने खुद कोरियन एम्बेसी में काम किया और वहां पे मैंने देखा है कि किस तरीके से जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो अपनी कंट्री को प्रमोट करते हैं और टूरिज्म को ज्यादा से ज्यादा बूस्ट करवाते हैं। दूसरे नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें करनी है वो ये है कि हमारी जो नेशनल एयरलाइन है पीआईए, उसको बेहतरीन करना है, उसकी आउटरीच बढ़ानी है, उसके रूट्स बढ़ाने हैं, और वो तब होगा जब हम पीआईए को रीस्ट्रक्चर करेंगे। बाय द वे, इसके ऊपर मैंने बहुत ही डिटेल्ड फोरेंसिक रिपोर्ट बनाई थी एंड थैंकफुली इस गवर्नमेंट ने अब फाइनली पीआईए के ऊपर बहुत ही टफ डिसीजंस ले लिए हैं एंड आई थिंक इन द कमिंग ईयर पीआईए विल बी इन अ बेटर सिचुएशन। तीसरा ये कि अपने मुल्क में फॉरेन लैंग्वेजेस को प्रमोट करें और लोगों को सिखाएं, जैसे कि चाइनीज, फ्रेंच, अरबिक या फिर स्पेनिश। ऐसा करने से जब भी इन मुल्कों से लोग आएंगे तो उनको पता होगा कि उनकी जबान बोलने वाला भी यहाँ कोई मौजूद है, जिसकी वजह से वो कंफर्टेबल फील करेंगे और वापस दोबारा आना चाहेंगे। चौथी और आखिरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमारी जो नेचुरल हेरिटेज साइट्स हैं, जो यूनेस्को साइट्स हैं, जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, जो कोस्ट लाइन है,
उसको इतने बेहतरीन तरीके से पैकेज करें, प्रमोट करें और मार्केट करें कि लोग हमारे मुल्क आना चाहें। अगर हमने इन सब स्ट्रैटेजीज के ऊपर अमल दरामद कर लिया तो आई कैन गारंटी हम लोग अपनी सिर्फ ज्योग्राफी की बेसिस पे फर्स्ट वर्ल्ड में आकर खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका सोल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। देखिए, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो इतने कोई गंभीर, इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है जिनका कोई सोल्यूशन ना निकल सके। आपको सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना है, रिसर्च करना है और जो कामयाब मुल्कों का इकोनॉमिक मॉडल है वो यहां पे लाके इंप्लीमेंट कर लेना है हमारे डायनामिक्स के हिसाब से। मुझे आज तक याद है कि कोरियन एम्बेसडर से जब भी मेरी गुफ्तगू होती थी तो वो हमेशा ये कहते थे कि हमारा जो पाकिस्तान का जो 1960s का 5 ईयर प्लान था वो कोरिया ने चीट किया, कॉपी किया और अपने मुल्क में जाके इंप्लीमेंट किया, और उसके बाद कोरिया कहां से कहां पहुंच गया और पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड में ही फंसा रह गया। लिहाजा दोस्तों, आपने परेशान नहीं होना, बुक बडी के साथ रहना है। मेरी रिकमेंडेशंस को कोशिश करें कि पावर कॉरिडोर्स में लेके जाएं। उनको भी पता है, दे नो द सॉल्यूशन, बट द प्रॉब्लम इज द विल टू एक्ट इज मिसिंग। एनीवेज, डोंट वरी अबाउट दिस, इंशाल्लाह वी विल फाइंड अ वे आउट। Until next time दोस्तों, let's read, learn, progress and self actualize. Let's read Pakistan.